सो इस चैप्टर में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप सेट होता है हमारी इकोनॉमी में। कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट क्लासेस और उनमें क्या रिस्क होता है, इसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड के इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इस बेसिक्स को आप अपना ठीक रखें, और उसके बाद इसके ऊपर हम धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसके ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बेस बनाता है आपके टोटल वर्किंग का, जिसमें हम कुछ की पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। जो नतीजा आपको अंत में मिलने वाला है, ज़रा हम उसके बारे में पहले देख लें ताकि आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने में हेल्प मिले। अल्टीमेटली हर इंसान के लिए ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल गोल होना ज़रूरी है, यानी किसी भी निवेश को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये पहला की पॉइंट है जो बेसिक है हमारे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की। अगर किसी को सफ़र में बैठना है तो वो सफ़र में कहाँ जाना है ये बताना ज़रूरी है और ड्राइवर को, नहीं तो गाड़ी इधर उधर चली जाएगी। तो ये एक निवेशक को भी समझने और समझाने वाली चीज़ है कि गोल होना और निवेश में डायरेक्शन होना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो की पॉइंट है इस चैप्टर की, वो ये है कि कोई भी एसेट क्लास आंख बंद करके आप नहीं ले सकते, यानी किसी भी गाड़ी में आप यूं ही सवार नहीं हो सकते, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलने वाली, धीरे चलने वाली, मध्यम वर्ग की, सभी प्रकार की है। लोग ये पूछ सकते हैं आपसे, तो अगर तुम मुझे तेज़ चलने वाली गाड़ी में नहीं बैठा रहे हो तो उसका कारण क्या है? अदरवाइज़ तो सबको जल्दी जाना है, सबको जल्दी पहुंचना है। यानी अगर रिटर्न की भाषा में कहें तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो कोई क्यों किसी कम रिस्क और स्लो चलने वाली गाड़ी में बैठेगा? ऑब्वियसली जहाँ तेज़ वाली गाड़ी होगी वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे अपनी ज़िंदगी में एक्सीडेंट झेलना और उसको सामना करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो लो रिस्क गाड़ी में बैठेगा। जिनको लगता है कि छोटी मोटी एक्सीडेंट कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करके फिर ठीक होके फिर आगे चलेंगे, वैसे लोग जनरली हाई रिस्क लेंगे। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है वक्त की। जिनके पास लंबा समय है और वक्त ज़्यादा है वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास कम समय है और या मध्यम मीडियम टाइम है वो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। बिहेवियर वाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर का बेस रखता है। और आपको एक, आप बनने जा रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, तो आपको ये समझना है कि आने वाले दिन में जब भी आप किसी अपने कस्टमर से मिलेंगे या उनको कोई भी प्रोडक्ट पेश करेंगे तो उनका बिहेवियर का आड़े आता है, या उनके जो बायसेस हैं वो आड़े आते हैं, और वो कई तरह के बायसेस होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एक बेहतरीन तरीका बताया गया है। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि अगर आप पूरी चैप्टर पढ़ लें, एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के उभरते हैं, तो आपको एक तरीका कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। वो है मल्टीपल एसेट के बीच में अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को एलोकेट करना, सब कुछ एक जगह नहीं रखना, और उस बैलेंसिंग एक्ट को समय समय पे बैलेंस करते रहना। ये सब चीज़ें आपके लिए की पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के दौरान आप सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, पहला चैप्टर, पहला पॉइंट फाइनेंशियल गोल के बारे में। और आप ऐसा समझ लें कि ज़िंदगी में, जैसा मैंने कहा, मनी एंड टाइम ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सो कितना पैसा और कितना वक्त, अगर 2,000 रुपया 20 साल के लिए जमा किया जाए तो बहुत बड़ा रकम हो सकता है, लेकिन 2 करोड़ रुपया अगर आप 6 महीने के लिए जमा करते हैं तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो वक्त कभी कभी कंपाउंडिंग रिटर्न से आपकी चीज़ों को बहुत बड़ा करता है। दूसरी चीज़, 20 साल और 15 साल में मार्केट गिरे उठे, वॉलेटिलिटी कुछ भी हो, आप अल्टीमेटली पॉजिटिव रिटर्न को पहुंच जाते हैं। यानी कि आपकी वॉलेटिलिटी को टाइम मिटिगेट कर देता है, आपके रिस्क को टाइम मिटिगेट कर देता है। बट कम अवधि में हो सकता है कि आपने आज लगाया, जिस दिन आप निकालने जा रहे हो उसी दिन मार्केट एकदम से गिर गई, तो वहाँ आप फंस सकते हो। तो इसलिए ये चैप्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपने गोल्स में दोनों बातों का ध्यान दे करके ही प्रोडक्ट का चुनाव करें।
शॉर्ट टर्म गोल है जैसे कि इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, किसी छोटे से 2-3 साल में वैकेशन में जाना है, तो वहाँ आप अकॉर्डिंगली अपनी निवेश की प्रोडक्ट को चुनेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स होती है कि मुझे रिटायरमेंट के समय एक अच्छा कॉर्पस जमा करना है, मुझे मेडिकल के लिए अपनी किटी जमा करनी है, मुझे घर खरीदना है, वगैरह वगैरह। सो ये सब कुछ के लिए आपको वक्त और समय ये दोनों असाइन करना पड़ता है। तो आगे चल के आपको ये सब चीज़ें चैप्टर्स के अंदर दिखाई देंगी कि कैसे ये किया जाता है। बट अभी ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इसलिए आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि गोल में वक्त और समय का सदुपयोग करते हुए एक अच्छा गोल बनाया जाता है। दूसरी अहम चीज़ जो आपको जानना है इस चैप्टर के तहत कि एसेट क्लास, कुछ जो कॉमन मेजर एसेट क्लासेस हैं उसमें से एक है इक्विटी, जो कि हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न्स होता है, वहाँ मिलने की कामना होती है, बट वो सूटेबल सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इक्विटी का मतलब हिंदी में कहते हैं साझेदारी, इक्वल यानी बराबरी का हिस्सा। तो अगर एक कंपनी है, इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल से 1 करोड़ है, तो हर शेयर कैपिटल अपने फेस वैल्यू के हिसाब से डिवाइडेड होता है। तो ये टोटल कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड होगा, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो फेस वैल्यू यानी जितने पे ये पब्लिक को पहली आईपीओ में आया होगा या इसकी कंपनी ने फेस वैल्यू क्रिएट किया होगा, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये कंपनी ऑपरेशन करती है, ये मुनाफा कमाती है, तो इसी फेस वैल्यू के ऊपर इसकी अर्निंग आके बैठती है, उसे ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो ये जो एक शेयर है ये मोटा होता जाता है और वेल्दी होता जाता है, तो अर्निंग पर शेयर हर साल आके इसके ऊपर बैठते जाती है। दोनों को जब जोड़ के हम देखते हैं तो एक शेयर की बुक में वैल्यू बनती है और बाज़ार इसी के अनुमान के हिसाब से मार्केट में इसका ज़्यादा या कम भाव देता है। यानी अर्निंग कंपनी की अच्छी होगी पर शेयर, तो बाज़ार इसे खरीदना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देके। तो ये सब बातें हम देखेंगे अपने अगेन आगे वाले चैप्टर्स में। लेकिन अभी को आपको जानना इतना ज़रूरी है कि इक्विटी में क्या होता है। अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आप इतने एरिया के हिस्सेदार हैं, तो टोटल कंपनी के मुनाफे के आपके पास उस प्रोपोर्शन में ईपीएस ऐड होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक चलती हुई बिजनेस आपको हर ईपीएस लौटा दे, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर होती है वो कंपनी के पास इस्तेमाल की जाती है अगले ग्रोथ प्रोजेक्शन के लिए या कुछ नए फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए और एम्प्लॉयज़ रखने के लिए। तो डिविडेंड इज़ वन मेथड जहां कंपनी अपने ईपीएस को अपने जनता तक लौटा देती है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो। और अगर ज़रूरत है, बढ़ाना है बिज़नेस को और बड़ा करना है, तो वो आपके द्वारा कमाए हुए ईपीएस को रीयूज़ करती है, कुछ वो रिजर्व्स बनाती है। ये सब चीज़ें आपको अपनी फिनेंस की किताबों में और इलॉबरेट वे में मिलेगा। बट इक्विटी खरीदने वाले निवेशकों को ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट में कोई गारंटी नहीं होती। रिस्क ये होता है कि अगर ये बिज़नेस अच्छा ईपीएस जनरेट करेगा तो आपके शेयर का भाव बाज़ार में ज़्यादा मिलेगा, और अगर कम ईपीएस करेगा या बिज़नेस ख़राब चली तो वो ख़तरा आपको ही झेलना है। इसीलिए इक्विटी का जो सफ़र होता है और उसका जो प्रोडक्ट प्राइस होता है मार्केट में, वो यूँ चलता है। यानी कभी कहानी ख़राब हुई तो डाउन, बिज़नेस डाउन हुआ तो डाउन, बिज़नेस अच्छा हुआ, अर्निंग अच्छी हुई तो अप। तो ये सब यूँ चलता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है डेट। डेट का हिंदी रूपांतर होता है उधार। जब आप किसी को उधार देते हैं तो बदले में वो सामने वाला व्यक्ति जो गारंटी पत्र आपको देता है, यानी एक्नॉलेजमेंट लिख के देता है कि मैं आपको इतने तारीख को इतना पैसा लौटा दूंगा और इतने ब्याज समेत, तो उस तरह के पेपर को डेट पेपर कहते हैं। जो लोग इसमें निवेश करते हैं, चूँकि वो गारंटीड होता है इसीलिए उसमें रिस्क कम दिखाई देता है। स्टेबल इनकम होती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मिलना है इंटरेस्ट का मिलना है। बट हाँ, डेट में भी रिस्क हो सकता है। अगर हम डेट किसी खराब व्यक्ति को दे दें, ऐसे को दे दें जिसका नेटवर्थ ठीक नहीं है, जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो वो सब बातें भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो डेट से लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेट में हमेशा ब्याज वो मिलेगा जो बाज़ार में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके आसपास। तो बाज़ार में जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके आसपास तो इन्फ्लेशन ही होती है, महंगाई होती है।
तो डेट में पैसा लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के बराबर कमा सकते हैं या उससे 1 आध 2% ऊपर कमा सकते हैं। तो इसीलिए डेट से कहा जाता है कि आपका वेल्थ नहीं बनता है, सिर्फ आपको स्टेबल इनकम मिल जाता है या आपके शॉर्ट टर्म नीड पूरे हो सकते हैं। इक्विटी ही ऐसी एक मात्र एसेट क्लास है जहाँ पे आफ्टर द वोलेटिलिटी ऑल्सो एक बड़े वेल्थ बनने की कामना की जा सकती है। तीसरा है गोल्ड। गोल्ड और कमोडिटी कहा जाता है कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने की प्रोडक्ट है। गोल्ड और कमोडिटी निवेश करने के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो के में ज़रूर रखना चाहिए, थोड़े से उस प्रोपोर्शन में, ताकि कभी भी मंदी आए तो आपके या इन्फ्लेशन बहुत देश में बढ़ जाए तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको हेजिंग दे देते हैं। चौथा है रियल स्टेट। रियल स्टेट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन या रेंटल इनकम कमाने के लिए लगाया जाता है, या फिर उसी घर में रह के आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो एसेट इस तरह के जो चारों पांचों एसेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इनके बारे में भी आगे वाले चैप्टर्स में आपको बड़े तसल्लीपूर्वक चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तीसरा एरिया हमारा है की रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है इन्फ्लेशन का रिस्क, मार्केट का रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इन तीनों रिस्क का अगेन इलॉबरेटेड पोर्शन हमें आगे चैप्टर्स में मिलेगा। इस चैप्टर में एमफी चाहती है कि आप इतना समझ जाएं कि किसी भी निवेश में या तो ये रिस्क है कि वो गिर जाएगा, भाव उसकी ऊपर नीचे हो जाएगी, या किसी भी चीज़ में ये रिस्क है कि वो उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी। तो जो चीज़ उड़ जाने का खतरा है, गायब हो जाने का, भाग जाने का खतरा होता है जिस चीज़ में, उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो बॉन्ड है, डेट है, उधार जब आप देते हैं तो डर रहता है कि सामने वाली पार्टी भाग गई, मर गई, डूब गई तो ब्याज ख़त्म। लेकिन मार्केट रिस्क एक पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर किसी कारण से नीचे हो सकता है, कल को फिर ऊपर हो जाएगा। तो ये जो रिस्क है ये टेम्पररी होती है और टाइम बिंग होती है। तो मार्केट रिस्क क्रेडिट रिस्क से ज़्यादा अच्छा रिस्क है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अगर आपके पास वक्त है तो, अगर वक्त नहीं है तो आपको क्रेडिट रिस्क वाले प्रोडक्ट में निवेश करना पड़ता है। नाउ इन्फ्लेशन का रिस्क तो हमेशा रहेगा। वो आपके देश में अगर आप जो भी कमा रहे हो, अगर वो इन्फ्लेशन ही खा के चला गया तो ऑब्वियसली आपकी कमाई तो ज़ीरो हो गई। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के नाते, और आप बनने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। साथ में आपको देखना है कि आपके ग्राहकों के, आपके क्लाइंटों के बिहेवियर बायस कैसे हैं। वो हर्ड मेंटेलिटी में ज़्यादातर चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। भारत में 80 से 90% लोग हर्ड मेंटेलिटी में चलते हैं, यानी मार्केट जब गिरने लगता है सब लोग बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब बेच रहे हैं हम भी बेच दें, मार्केट ख़राब है। और मार्केट चलने लगता है तो सब लोग उस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ ऊपर है। बट ये गलत है। आपको जो कंपनी का शेयर खरीदना है या जिस कंपनी में इक्विटी हिस्सा लेना है, आपको उस समय सिर्फ उसके बारे में सोचना होता है। लेकिन ऐसे कस्टमर्स होते नहीं हैं। कस्टमर्स हमेशा बायस बिहेवियर के होते हैं, और इसी तरह यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस भी मिलता है। देखा गया है कि 5 से 10% जो बड़े एचएनआईज होते हैं वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और अपने खुद के नॉलेज और एबिलिटी को ही काफ़ी सुपीरियर मानने लगते हैं। तो वहाँ भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ग्राहक को भी हैंडल करना पड़ेगा। और रिसेंसी बायस तो है ही है, जहाँ पे जो इवेंट होता है वो उसी के हिसाब से अपनी चीज़ें बदल देते हैं। अगर मार्केट में आज बजट में कुछ चीज़ अनाउंस हुई तो सारा पैसा वो उस तरफ डाल देते हैं। डॉलर कमज़ोर हुआ तो वो गोल्ड खरीदते हैं, वो रुपया कमज़ोर हुआ तो वो कुछ और करते हैं। तो यह टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें बदलते हैं। पांचवी चीज़ जो इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है वो है प्रैक्टिकल सिनारियो, जहाँ पे कभी कभी एमपी में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जहाँ पे या 1 मार्क्स का, जहाँ वो आपसे कहती है कि आप महंगाई अगर 8% है तो कैलकुलेट करके बताओ कि आज जो करंट वैल्यू है 50 लाख, उसका क्या वैल्यू रह जाएगा, परचेजिंग पावर क्या रह जाएगी आज से 10 साल बाद। तो हम लोग देखो यहाँ पे यही कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये है कि 10 साल बाद, ये 10 ईयर्स है, 8% की महंगाई के रेट से
50,000 जो चीज़ खरीद पा रही है आज, वही चीज़ कितने रुपए की मिलेगी? फिर से समझ समझ लीजिए। अगर 50,000 में कोई चीज़ आप आज खरीद पाते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक ब्रेड का दाम आज 50,000 है, तो उस ब्रेड का दाम क्या होगा 10 साल बाद? अगर महंगाई 8 है, तो यहाँ देखिए हमारे कैलकुलेशन में बताया जा रहा है कि 50,000 का मूल्य 1 करोड़ हो जाएगा, यानी वो ब्रेड 1 करोड़ की मिलेगी। कैसे? वो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, आर इज हेयर इन्फ्लेशन, टू दी पावर, ये टू दी पावर है और समय है, वक्त है। तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो एक न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। फाइनली इस चैप्टर का अंत होते हुए आपको ये समझना ज़रूरी है कि टीचिंग और गाइडिंग टिप्स आपके क्लाइंट के लिए क्या है। तो आपके क्लाइंट के लिए जो टीचिंग और गाइडिंग टिप्स यहाँ पे दी जा रही है वो बहुत सरल है, कि अगर आपके क्लाइंट को आपको कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो इस चैप्टर के से जो आप सीखे हो वो ये कि स्मार्ट फाइनेंशियल गोल ज़रूर अपनाना चाहिए। व्हाट इज़ स्मार्ट? ऐसे स्पेसिफिक, यानी गोल स्पेसिफिक होनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या बनाना है। मेज़रेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो अब अगर आपके ग्राहक आपको ये चीज़ें के साथ मिलें और इन चीज़ों के साथ आपको कांटेक्ट करें, तो बहुत अच्छी आपकी और उनकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम रिलेशनशिप चल सकती है। तो इसीलिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एमफी चाहती है कि आप इस बेसिक चीज़ के साथ आगे बढ़ें, और इसको तो कम से कम जान ही। फिर डाइवर्सिफाई करना, ये दूसरी चीज़ है जो आप टिप्स दोगे अपने हर कस्टमर को, कि सर आपको कुछ इक्विटी, कुछ डेट, कुछ गोल्ड, आपको एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस में कितना पोर्शन होगा, ये समय के साथ आप रीबैलेंस कर सकते हो। कभी इक्विटी ज़्यादा तो कभी डेट ज़्यादा, कभी गोल्ड ज़्यादा। ये एलोकेशन को एक्टिवली मैनेज करते रहना आपका काम है, बट कस्टमर को समझाना कि सब कुछ एक जगह नहीं झोंका जाता है। एसेट एलोकेशन इज़ द बेस्ट वे। और रीबैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए, आपके लिए तो ये सेवा बहुत ज़रूरी है। आपको अपने कस्टमर को रेगुलर रिव्यूज़ करना और उसके एसेट एलोकेशन को मेंटेन रखना और एडजस्टमेंट्स टाइम टू टाइम बताना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों के साथ अगर हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर लें इस चैप्टर के तुरंत बाद। और मॉक टेस्ट में ध्यान रखें 50% पासिंग मार्क्स है, कोई नेगेटिव नहीं है। अगर आप एक बार किसी भी कारण से फेल करते हैं, दोबारा ट्राई करिए, लेकिन मॉक टेस्ट अच्छे से निभा लेंगे तो आपके इस चैप्टर से संबंधित सारे सवाल कवर हो जाएंगे। मेरा नाम है अभिनेश कुमार, मैं मेंटोर एंड कोच हूँ, और मुझे आप लिंक्डइन पे ज़रूर लाइक करें और फॉलो करें।